अगर आपके पीरियड रुक नहीं रहे हैं तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। इसमें आप जानेंगे कि क्या क्या कॉमन रीजन होते हैं पीरियड नहीं रुकने के और उनसे आप कैसे डील करें। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको जरूर याद रखने चाहिए। अगर पीरियड रुक नहीं रहे हैं तो क्या करें? सबसे पहला जवाब जो मेरे दिमाग में आएगा वो यही होगा कि तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना फुल चेकअप करवाएं, सोनोग्राफी करवाएं, टेस्ट करवाएं और एक डायग्नोसिस कंफर्म करें। लेकिन ये जवाब तो सबको ही मालूम है कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके चेकअप कराना है, लेकिन आप शायद ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर इसके कारण होते क्या क्या हैं। तो बात यह है कि गायनेकोलॉजी के 80% प्रॉब्लम्स में ब्लीडिंग ज्यादा होती है। यानी कि ब्लीडिंग ज्यादा होना तो सिर्फ एक सिम्टम है। यूट्रस या ओवरी या ये कहें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ज्यादातर बीमारियों में ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। तो इस तरह से तो इस टॉपिक को डील करने में मुश्किल आएगी। तो फिर हम कैसे डील करें इस टॉपिक से? मेरा ख्याल है जो सबसे पहला सवाल जिसको भी पीरियड अगर ज्यादा आ रहा है वो ये जानना चाहेगा कि हमें ये तो मालूम हो कि किसको हम ज्यादा पीरियड आना कहेंगे। पीरियड रुक नहीं रहा है के अंदर दोनों ही सिम्टम्स आते हैं कि पीरियड लंबा भी आ रहा है, यानी कि 7 दिन के 5-7 दिन के खत्म होने की बजाय वो लंबा चल रही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, चाहे वो ज्यादा ना हो, या कभी कभी ज्यादा भी आ रहा है, विद क्लॉट्स भी आ रहा है। दोनों में पेशेंट हमारे पास यही कंप्लेंट लेके आते हैं कि पीरियड रुक नहीं रहा है, क्या करना है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि कब हमें डॉक्टर के पास जाके दिखाना है? इसका एक जो सिंपल तरीका हो सकता है वो ये है कि आपका जो यूजुअली पीरियड आता है, मान लीजिए अगर किसी का पीरियड 5-7 दिन आता है और उससे अब वो 20-30% ज्यादा यानी कि 8 दिन 10 दिन इस तरह से आ रहा है, तो आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास तुरंत। लेकिन अगर किसी का मान लीजिए रूटीन में 2 या 3 दिन ही आता है तो उसको चेकअप थोड़ा सा पहले ही करा लेना चाहिए। कभी भी अगर आपको लगता है कि मेरा पीरियड ज्यादा आ रहा है और आप जाके चेकअप करवाते हैं और चेकअप करवाने के बाद में आपके टेस्ट मान लीजिए नॉर्मल आते हैं, तो आपको हो सकता है ये लगे कि हम अननेसेसरी ही डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाया, मेरे तो सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा नहीं है। नॉर्मल टेस्ट की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। आप उसको वेस्ट समझ के फेंके नहीं और आप ये बिल्कुल ना समझें कि आपके पैसे वेस्ट हो गए। नॉर्मल जो टेस्ट आते हैं उनकी इंपॉर्टेंस ये रहती है कि आपको ये मालूम है कि इस डेट तक हमारे टेस्ट नॉर्मल थे। आगे फ्यूचर में कभी भी अगर आपके टेस्ट नॉर्मल आते हैं या कहीं से मान लीजिए सपोज आपको फाइब्रॉइड डिटेक्ट होता है या कोई और प्रॉब्लम या पीसीओडी डिटेक्ट होता है, तो एटलीस्ट आपको ये मालूम है कि कहाँ तक आपका नॉर्मल था और किसके बाद में आपको ये प्रॉब्लम डेवलप होनी शुरू हुई। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि आपको जो बीमारी लगी या आपको जो बीमारी हुई उसकी स्पीड क्या है। इसको हम लोग कहते हैं डिसीज प्रोग्रेशन। तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास या किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है ये कंप्लेंट लेकर कि उसको पीरियड लंबा आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, रुक नहीं रहा है, तो हम उसकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। उम्र क्या है उनकी, सेक्सुअली एक्टिव हैं या नहीं है, बच्चे कितने हैं, अगर इनफर्टिलिटी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या किसी और तरीके का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ है अभी रिसेंट पास्ट में, या डिलीवरी हुई हो या बच्चे को फीड करा रहे हो, इस तरह की डिटेल सारी हिस्ट्री हम लेते हैं। कोई उन्होंने इमरजेंसी पिल्स तो बार बार नहीं ली है या इसी प्रॉब्लम के लिए कहीं वो पहले से ही दवाई लेके बार अपने आप से दवाई लेके या किसी और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेके आए हों जो उन्होंने प्रॉपरली ली है या नहीं ली है। ये सारी डिटेल हिस्ट्री हम लोग पहले पेशेंट की लेते हैं, उसके हिसाब से एक प्रोबेबल डायग्नोसिस हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा पेशेंट का लोकल एग्जामिनेशन भी हम लोग करते हैं, जिसको कि हम लोग पर वेजाइनल एग्जामिनेशन भी कहते हैं, यानी कि पीवी एग्जामिनेशन। इसके दौरान में हमें पीवी एग्जामिनेशन से हमें लोकल प्रॉब्लम्स का मालूम चल जाता है कि कहीं कोई इंजरी के साइन ना हो या कोई सर्वाइकल यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे होने वाली प्रॉब्लम्स, जैसे कोई सर्वाइकल पॉलिप या इरोजन, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या नहीं, जो भी ये कारण हो सकता है ज्यादा ब्लीडिंग होने का। इनका पता चलने के बाद में हम लोग कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी, कुछ ब्लड टेस्ट, कहीं कोई खून की कमी तो नहीं है, हार्मोनल टेस्ट कि कहीं उनको पीसीओडी की तरफ तो नहीं जा रहा है या कोई और हार्मोन्स जैसे कि थायराइड वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारे टेस्ट करवाने के बाद में जो एक प्रोबेबल डायग्नोसिस आता है, हो सकता है फाइब्रॉइड हो सकता है पॉलिप हो, सिस्ट हो या पीसीओडी हो या कोई और प्रॉब्लम, उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। जैसे कुछ केसेस में हमें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या जिसको कहते हैं कि बच्चेदानी की दीवारें नहीं फूल गई हो वो भी मालूम चलता है। रेयर केसेस में हमें बायोप्सी या हिस्ट्रोस्कोपी भी करवानी पड़ जाती है एक कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए। आप जानना चाहेंगे कुछ मोस्ट कॉमन कॉजेज जिसकी वजह से पीरियड रुकते नहीं है, लंबे आते हैं या हैवी भी आते हैं। सबसे पहले कुछ कारण हो सकते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जैसे कि अभी रिसेंट में अबॉर्शन हुआ हो या मिसकैरेज हुआ हो और उसको या मिसकैरेज हुए 1 महीना हो गया, उसके बाद जो पीरियड आ रहा है वो भी कभी कभी लंबा आ जाता है,
तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे कॉजेज होते हैं जिसमें कि ब्लीडिंग लंबी चलती है या और दिक्कतें आती हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो प्रेगनेंसी में होने वाली ब्लीडिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बिना प्रेगनेंसी के जो कॉजेज होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी पेशेंट जिसको कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है या रुक नहीं रही है, तो सबसे पहले प्रेगनेंसी रूल आउट करना बहुत जरूरी है अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है। तो एक बार प्रेगनेंसी रूल आउट जब हो गई तो उसके बाद में जो कॉमन कॉजेज होते हैं गर्ल्स में, उसमें जो सबसे कॉमन रीजन होता है वो होता है ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम। और उस ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम में जो सबसे कॉमन मिलता है वो होता है पीसीओडी। पीसीओडी में ऐसा अक्सर होता है कि 2-2, 3-3 महीना से आपको पीरियड नहीं आते, या धीरे धीरे शुरू में आपके रेगुलर आते हैं, फिर 10-15 दिन ओवर होना शुरू हो जाते हैं, फिर 2 महीना, फिर 3 महीना, ऐसे आपकी पीरियड का साइकिल डिले होने लग जाता है। और उसके बाद में जब 2 महीना 3 महीना के बाद में जो पीरियड आते हैं वो फिर 5 दिन में बंद नहीं होते, वो लंबे चलते रहते हैं, कभी हैवी होते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि आपको 2-3-4 दिन तो हैवी आए और उसके बाद में आपको स्पॉटिंग कई दिनों तक चलती रहती है। ये पीसीओडी में एक काफी कॉमन कंप्लेंट है। इसके लिए करना क्या होगा, अगर आपको पीसीओडी का कोई आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो तो आपको लेना ही है। अगर आपको ये एक ही बार या 1-2 बार ही हुआ है तो इसके लिए कुछ विशेष नहीं करना होता है। मेन सॉल्यूशन तो पीसीओडी के ट्रीटमेंट से ही होगा। अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग नहीं है तो आप सिंपल हीमोस्टैटिक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा ही ब्लीडिंग आ रही है तो फिर आपको साइकिल रेगुलेट करने के लिए मेडिसिन लेना पड़ेगा। इस तरह के केसेस में पीरियड रेगुलर करने के लिए जो मेडिसिन आमतौर पे हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। ये कई तरीके की होती हैं और आपको कौन सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाएगी वो आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते। वो आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा के आपकी एज, आपकी वेट के हिसाब से ही डॉक्टर तय करेगा कि आपके लिए कौन सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सूटेबल होगी। कोई भी मेडिसिन, चाहे वो हीमोस्टैटिक हो या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो, प्लीज आप अपने आप से ना लें, इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम दूसरे कारणों से भी होती है पीसीओडी के अलावा, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है या और दूसरी ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम भी होती हैं। सॉल्यूशन उनमें भी पीसीओडी की तरह ही होता है कि अगर आपको ब्लीडिंग ज्यादा रहती है और आपके लिए अनकंफर्टेबल है तो हम पीरियड रेगुलर करने की मेडिसिन देते हैं। और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अगर थायराइड है तो थायराइड का ट्रीटमेंट होगा, या जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको निकल के आती है उसके हिसाब से ही आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें पीसीओडी की तरह से प्रेजेंटेशन नहीं होता है, उनको वैसे रेगुलर पीरियड थे लेकिन अब सडनली एकदम से उनको पीरियड टाइम से ही आते हैं लेकिन लंबे चलते हैं और बंद नहीं होते, या कभी कॉन्टैक्ट के साथ में स्टार्ट हो जाता है और फिर बंद नहीं हो रहा होता है। ऐसे पेशेंट्स में बहुत दफे जब हम लोग सोनोग्राफी करवाते हैं या टेस्ट करवाते हैं तो मालूम चलता है कि उनको फाइब्रॉइड है या ओवेरियन सिस्ट है या एंडोमेट्रियल पॉलिप है या एडिनोमायोसिस है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सभी में एक बार के लिए तो हीमोस्टैटिक तो हम लोग देते ही हैं, लेकिन जो इनका एक्चुअल ट्रीटमेंट होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि जो भी फाइब्रॉइड आया है या सिस्ट आया है या एडिनोमायोसिस आया है उनका साइज क्या है, प्रॉब्लम आपको कितनी है, मेडिकल ट्रीटमेंट से हो जाएगा या सर्जरी से, वो अलग अलग केसेस के हिसाब से ही डिपेंड करता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक और कॉज जो काफी कॉमन है आजकल, जिसमें कि यूट्रस का कोई फॉल्ट नहीं है, जिसमें कि काफी लंबी ब्लीडिंग भी होती है और इरेगुलर भी होती है, और वो है गलत तरीके से दवाइयां लेने का। यानी कि आपने गलती से अपने हिसाब से दवाइयां ले ली, अपने हिसाब से छोड़ दी, या डॉक्टर ने आपको जैसा समझाया वो आप समझ नहीं सके और आपने गलत तरीके से दवाइयां ले ली। मान लीजिए किसी को पीसीओडी या किसी और ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है या लंबी ब्लीडिंग हो रही है, डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिसिन लिखी है क्योंकि आपको 20-25 दिन से ब्लीडिंग चल रही है, तो उन्होंने आपको इमीडिएट रोकने के लिए कुछ हार्मोनल टैबलेट्स लिखी हैं। एक बार देखने के लिए यूजुअली डॉक्टर 4-5 डेज की, 5 डेज या 7 डेज की मेडिसिन आपको लिख देते हैं कि आपको ये सुबह शाम लेनी है। आपने वो दवाई लेनी शुरू करी और 2 दिन के अंदर अंदर आपकी ब्लीडिंग बंद हो गई। आपको लगता है कि ज्यादा ब्लीडिंग की दवाइयां क्यों लेनी है, आपने उसको लेके छोड़ दिया। और होता ये है कि जैसे ही आप हार्मोन की दवाई लेना बंद करते हैं, 3-4 दिन में आपको फिर ब्लीडिंग हो जाती है। वापस से ब्लीडिंग आ गई, आपने सोचा अच्छा वापस आ गई, फिर ले लेते हैं, फिर आपने 2 दिन की खा ली, फिर आपने छोड़ दिया। ऐसा करने से आपका साइकिल टोटली इरेगुलर हो जाता है। आपको हार्मोन्स की टैबलेट्स कभी भी बीच में नहीं छोड़नी है। अगर आपको 5 दिन के लिए लिखा है, आपको 10 दिन के लिए लिखा है, तो उसको छोड़ने से पहले आप डॉक्टर से अच्छे से कंफर्म कर लें कि क्या हमें 5 दिन के बाद में ये छोड़नी है, और छोड़ने के बाद में क्या हमें वापस ब्लीडिंग आ जाएगी, और अगर आ जाएगी तो हमें कितने दिन के बाद में आपको आके वापस से चेकअप करवाना है। आपका ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर प्लान करेगा कि आपको कितने दिन की ब्लीडिंग आई है, उसके हिसाब से वो आगे का प्लान
करते हैं कि आपको 5 दिन के लिए दें या 10 दिन के लिए दें और उसके आगे आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो ये चीजें आप अच्छे से डॉक्टर से समझ के ही दवाइयाँ छोड़ें। ये बहुत कॉमन रीजन आजकल होने लगा है कि खुद ही हार्मोन की टैबलेट लेके छोड़ देते हैं और उससे ब्लीडिंग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इरेगुलर हो जाती है। कभी-कभी तो इतना हो जाता है कि हमें हायर डोज देनी पड़ती है या कुछ केसेस में तो हमें डीएनसी भी करानी पड़ जाती है। इसके अलावा बार-बार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इर्रेगुलरली लेने से या बीच-बीच में छोड़कर लेने से या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो अनवांटेड 72 वगैरह जो आती हैं, उनको आपने हर हफ्ते में 1 बार 2 बार ले लिया तो आपका पीरियड बहुत इर्रेगुलर हो जाता है। इसके अलावा जो और कॉमन कॉजेस कुछ होते हैं जिसमें कि ब्लीडिंग ज्यादा आती है, वो होते हैं कि आपने बहुत टाइम तक बर्थ कंट्रोल के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज किया है और जब आप उसको छोड़ते हैं उसके बाद में जो 1-2 पीरियड आते हैं वो कभी-कभी लंबे आते हैं। हालांकि मोस्टली वो हैवी नहीं होते लेकिन लंबे हो सकते हैं। इसी तरीके से इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बाद में या इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव के बाद में भी पीरियड कभी-कभी लॉन्ग आ जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में कंप्लेंट ये होती है कि उनको ये जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है वो कॉन्टैक्ट के बाद में या फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद में स्टार्ट हुई है, जिसको कि हम कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग भी कहते हैं। इन केसेस में सर्वाइकल इरोजन या पॉलिप या इवन सर्वाइकल कैंसर की भी संभावनाएं होती हैं। उसके लिए हम एप्रोप्रिएट टेस्ट उनके करवाते हैं। इन सब के अलावा जो एक और कॉमन कॉज है जो इन सारी प्रॉब्लम्स को ऐड कर देता है या बढ़ा देता है, वो है स्ट्रेस। पीसीओडी है, उसके साथ में स्ट्रेस भी जुड़ी हुई है। आपको फाइब्रॉइड है, अब क्या होगा मेरा, वो स्ट्रेस और ऐड कर ली। जितनी भी ज्यादा आप स्ट्रेस करते रहेंगे आपकी प्रॉब्लम डेवलप होती रहेगी। स्ट्रेस करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, आपको जाके चेकअप कराना है और ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये तो है कॉमन कॉजेज। उसके अलावा जो रेयर कॉजेज हो सकते हैं ज्यादा ब्लीडिंग होने के, वो सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर या यूट्राइन कैंसर भी हो सकता है, पॉलिप्स हो सकते हैं या कभी कभी रेयर केसेस में इंजरीज हो सकती हैं। इन सब के अलावा अगर आपको ये प्रॉब्लम लगातार ब्लीडिंग या बार बार ब्लीडिंग ज्यादा होना, रुकना नहीं हो रहा है और आपकी एज 35 और 40 के आसपास है, यानी कि पेरीमेनोपॉज एज है आपकी, इस टाइम पे आपको ज्यादा सीरियसली इसको लेना चाहिए और इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी तरीके से अगर पोस्ट मेनोपॉजल एज में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और रुक नहीं रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलके बायोप्सी वगैरह करवानी चाहिए। इसमें जो अभी हमने ऐड नहीं किया है वो है प्यूबर्टी मेनोरेजिया, यानी कि यंग एज में जब पीरियड पहली बार स्टार्ट हुए हैं 13-14 साल की उम्र में, उस वक्त जो पीरियड आते हैं वो अक्सर करके शुरू में कभी कभी 2-2, 3-3 महीना से आते हैं और फिर लंबे आते हैं, या कभी कभी पहला ही पीरियड बहुत लंबा आ जाता है और पहले दूसरे तीसरे पीरियड 5 दिन में बंद होने की बजाय 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन भी चल सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ खून की कमी ना हो जाए इसका ध्यान रखना होता है। इसको हम प्यूबर्टी मेनोरेजिया भी कहते हैं, जिसका कि ट्रीटमेंट सिर्फ आयरन सप्लीमेंट होता है। ये ओवर द टाइम अपने आप ठीक हो जाता है। तो कुल मिला के याद रखने के लिए जो बात है वो ये है, सबसे पहली बात, ब्लीडिंग अगर आपको लंबी चल रही है, ज्यादा चल रही है और जो आपकी एक्सपेक्टेड होती है उससे 20-30% से भी ज्यादा है, तो आपको चेकअप करवाना है। चेकअप करवाना हमेशा अच्छा ही होता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको अपने बारे में मिलती है वो अच्छा ही रहता है। डरने की जरूरत नहीं है, सारी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी दवाइयां और खास तौर पे हार्मोनल दवाइयां अपनी मर्जी से ना लें, डॉक्टर को दिखा के और उनसे समझ के ही दवाइयां लें। अपने हिसाब से दवाइयों को शुरू करना या बंद करना या ये सोचना कि अब आप समझ गए हैं अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ब्लीडिंग अगर आपको ज्यादा है, पीरियड रुक नहीं रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट तो जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन आपको खून की कमी भी हो सकती है। और खून की कमी सभी लड़कियों को हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्यों हर महीने चाहे ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हो रही है, नॉर्मल हो रही है, लेकिन ब्लीडिंग तो हर महीने ही होती है। 80 ml के करीब ब्लड लॉस आपका हर महीने होता है। इसके अलावा बीच बीच में अबॉर्शंस, प्रेगनेंसी, उनके लॉसेस भी हैं। तो कुल मिला के फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और इंडिया में ये बहुत ज्यादा है भी। तो आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आयरन से भरपूर डाइट लेना हर लड़की को बहुत बहुत जरूरी है। तो कौन सी होती है आयरन से भरपूर डाइट? जैसे अनार, चुकंदर, पालक, गाजर, रागी, आंवला, ये सब, संतरे, ये सब होते हैं जो आयरन से रिच होते हैं। इनको अपनी डाइट में रेगुलरली ऐड करना बहुत जरूरी है। 2025 में या इससे आगे जबकि सब कुछ उपलब्ध है, खाने की कोई कमी नहीं और इंफॉर्मेशन की भी कोई कमी नहीं, उसमें भी अगर कोई लड़की एनीमिक है तो ये बहुत बुरी बात है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी।